किसी भी वकील की मौजूदगी आम आदमी में सुरक्षा की भावना पैदा कर देती है, चाहे वो निजी मामला हो या सामाजिक। लेकिन शायद अब वक्त खात्मे की ओर बढ़ रहा है और ऐसी स्तर तक पहुंच रहा है जहां वकील को देखते ही आम आदमी अब थर थर कांपने लगेगा। और वो तो बहुत ही भयावह हालत होने लगेगी जब वकीलों का झुंड सामने देखते ही आम आदमी डर कर भाग जाएगा। लखनऊ में पिछले दिनों यही हालत हुआ है। एक निहायत मामूली मामले में वकीलों ने जिस तरह एक दंपत्ति के साथ उसके घर मारपीट और गाली गलौज की और उसके बाद पीजीआई थाना में सैकड़ों वकीलों ने हंगामा कर इस परिवार के इकलौते बेटे को जेल भिजवा दिया। यह वाकई एक बेशर्म और निहायत अराजक हादसा था। और हैरत की बात है कि पुलिस इस हादसे पर हंगामा कर रहे वकीलों के पक्ष में खड़ी रही और घटना के 1.5 महीनों तक इस दंपत्ति की कार को भी थाने में बंद रखा गया। वकीलों के संगठन यानी लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री इस मामले में बहुत आगे बढ़े। उन्होंने इस पूरे परिवार को जेल भेजने की मांग की और सीधे जिला जज से बातचीत की। लखनऊ बार एसोसिएशन के इन पदाधिकारियों ने लखनऊ के सभी अधीनस्थ न्यायिक अदालतों में वकीलों को हड़ताल करने का आदेश भी दे दिया, ये जानते हुए भी कि अदालती कामकाज में इस तरीके का बार एसोसिएशन का हस्तक्षेप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। यह भी बड़ा अजीबोगरीब रहा है कि यह जानते हुए भी कि यह निजी झगड़ा था, लेकिन वकीलों ने इस मामले को अधिवक्ताओं के हक और अस्मिता पर हमला साबित कर इस तरीके का आदेश जारी कर दिया। दुर्ती संवाददाता ने जब इस मामले में बातचीत करने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे को फोन किया तो उन्होंने फोन ही काट दिया, जबकि बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण ने कि यह झगड़ा सभासदी के प्रचार के चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को ही सिरे से ही खारिज कर दिया कि बार एसोसिएशन ने हड़ताल करने का कोई आदेश जारी किया था। नहीं, वो मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा अच्छा, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है। उसमें मामला ऐसा था जी जी कि जो हमारे वकील साहब वो जा रहे थे जी, और उसमें पार्षदी के चुनाव चल रहा था। ये क्या था? तो उन कारपोरेटर का इलेक्शन चल रहा था उस समय, जी जी सभासदी के चुनाव चल रहा था। जी 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 जी, तो वकील साहब हमारे अकेले थे, तो उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। फिर एक वहाँ पार्षद के प्रत्याशी आगे उन लोगों ने मारपीट की जाए करके। जी जी जी, और मेरी मांग ये थी कि जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करके जिसकी गलती हो उसको पनिश किया जाए। हाँ हाँ, इनको वकील साहब हमारे पकड़ लेंगे। वकील साहब ने बाद में जो मौके से जब इन्होंने मारपीट की, किसी तरह इन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस बचा के लाई इनको वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, और पुलिस को बचा के लाने के बाद में उन लोगों ने थाना भी घेर लिया करके। हाँ 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 हाँ, ये अकेले थे। जी और इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन में एक प्रत्याशी का 40-50 लोग चलते हैं शाम के समय प्रचार में। जी जी, उन लोगों ने थाने में भी बदतमीजी की। हाँ बाद में थाने में मुकदमा लिखा गया। जब मुकदमा लिखा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया क्वेश्चन का। हाँ, वो मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है और शायद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। मैं दूसरी बात जानना चाहता था। मैं चाहता था कि हाई कोर्ट ने, जो दूसरे प्रतिवादी हैं आपके, तो उन्होंने याचिका पर आपसे पूछा है कि आप किस आधार पर आपने निजी मामले को बार एसोसिएशन के स्तर पर उठाया और नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, बहिष्कार की बात कोई चीज नहीं की आपने, क्यों की? नहीं, मुझसे ऐसा कोई, लेकिन आपने ऐसा ये तो, कोई सवाल जवाब नहीं। कुलदीप जी, आपने ये तो कहा था ना कि वहाँ पे हड़ताल कर दी जाएगी, उसमें न कोई न जाए वकील, तो कहा था सभी कोर्ट में कहा था आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आपके यहाँ से, आपके हस्ताक्षर से एक सूचना जारी हुई। जब आप हमसे मिलेंगे उसको दिखाएंगे तो हम बात करेंगे इस पे। अच्छा, बहरहाल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ही सीधा हस्तक्षेप किया है और बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार न करने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री अपने उपरोक्त हड़ताल संबंधी आदेश का औचित्य भी हाईकोर्ट के सामने स्पष्ट करें। मैं हूं कुमार सोवीर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। इस पूरे विवाद पर लखनऊ बार एसोसिएशन ने बहुत तेजी दिखाई और पूरे 1 दिन तक का हड़ताल रखा। सारे अखबारों में भी खूब छपा।
इस पूरे मामले पे वकीलों ने तो खुद अपना पक्ष सरेआम कहा, लेकिन दूसरे पक्ष की बात किसी ने सुनी ही नहीं। दौलती ने उस बात को सुनने की कोशिश की है। संदीप सिंह उस पूरे मामले में प्रताड़ित हैं, उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। हमने उनसे बातचीत की। संदीप जी, क्या आप बताएंगे पूरा मामला क्या हुआ था? ये 28 अप्रैल की बात है। मैं गोमती नगर से फैमिली के साथ आ रहा था मदर इन लॉ के यहाँ से। हमारे वृंदावन सेक्टर 8 के पास में अंडरपास है। उस अंडरपास पे ट्रैफिक सामने से निकल रहा था, तो हम लोग रुक गए अपनी गाड़ी से। सामने से ट्रैफिक जा रहा था, 3-4 गाड़ियाँ पास हो गई। लास्ट में एक स्कॉर्पियो पास हुई जो हमारे बम्पर को, सामने के बम्पर को और नंबर प्लेट को नोचते हुए चली गई। जब मैंने उसको देखा, उतर के देखा, तो हमने कहा अभी ये गाड़ी चली गई तो चलो घर ही चलते हैं। हमारा घर वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही था। जब मैं मुड़ के अपने कॉलोनी के अंदर की रोड पे पहुँचा, मैंने देखा कि पीछे से वो बहुत तेज़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। फॉलो करके आया, राइट साइड से गाड़ी को हमारे इंटरप्ट किया और आगे जाके मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी एकदम से ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद में वो एकदम से निकला और गाली गलौज करने लगा और बोला कि ये मेरी गाड़ी को तोड़ दिए हो और मुझे 10,000 रुपये दो तुरंत। हमने कहा किस बात का 10,000 रुपया? बोला मेरी गाड़ी तोड़ दिया। जबकि गाड़ी हमारी डैमेज हुई थी, हमारा बम्पर टूटा था, हमारा नंबर प्लेट टूटा था। फिर वो जब गाली गलौज करने लगा तो मेरा बेटा था, वो बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फिर उस पर हाथ भी चलाने लगे। तब वो भी उसमें उसको रोकने के लिए वो भी आया बीच में। फिर मैं फ़ोन करने लगा और मेरे बेटे के साथ हाथापाई शुरू हो गई। वो 2 लोग थे और हमारा बेटा अकेला था। मैं फ़ोन करने लगा, गाड़ी में उसके एडवोकेट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने, हमारे एक मित्र हैं जेपी सिंह साहब, वो भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनको मैंने बुलाया कि हो सकता है कि भाई उनके जानने वाले हों और मैटर को हमने कोशिश किया कि भाई क्या बात है, लेकिन उसने सुनी नहीं हमारी कोई बात। हमारी पत्नी जब आई छुड़ाने के लिए मेरे बेटे को, तो हमारी पत्नी को भी हाथ पकड़ के उसने गिरा दिया और गाड़ी की तरफ खींच के ले जा रहा था। कितने वकील थे उस समय? उस समय वो 2 लोग थे। उस समय वही 2 लोग थे क्योंकि हमारी कॉलोनी में आ गए थे हमें पीछा करते हुए। उनका इंटेंशन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो ठीक नहीं था, वो ड्रिंक किए हुए था। उस समय इलेक्शन का माहौल था, तो हमारे सेक्टर में एक रूबी सिंह है, वो खड़ी थी कॉर्पोरेटर के लिए। उनको मैंने फ़ोन किया, वो कैंपेनिंग में थी, उनके साथ में और भी हमारे मोहल्ले के लोग थे। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया। तो तकरीबन 5-7 मिनट के बाद में पुलिस आई। जब पुलिस आई तो उसने बताया, जिस समय वो ये कर रहा था उसमें बोल रहा मैं तुम्हारा घर फूंक दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। मतलब जो भद्दी गालियां देनी थी वो दिया पूरा। इन 2 लोगों ने? अच्छा, पुलिस की मौजूद में भी? पुलिस बाद में जब आई है तब उसने अपना नाम बताया। वकीलों को बुला करके आप लोगों का घर जलवा दूंगा। जी, वकीलों को बुलवा के आप लोगों का घर जला दूंगा, ये उसके सेंटेंस थे सर। और अब्यूज मतलब जो बता नहीं सकती हूँ एक महिला के सामने। जी जी संदीप जी। जब पुलिस आई तो उसने अपना नाम राम सुमेर रावत बताया। हम तो जानते भी नहीं थे उसको, कौन है वो। तो पुलिस आने के बाद में वो शांत हुआ। फिर वो अपने लोगों को भी फोन करके बुलाने लगा, वो उसी समय फोन करके यहीं पर वहीं पे। लेकिन पुलिस ने कहा चलो थाने चलो। फिर वो जब हमारे लोग आ गए, हमारे कुछ लोग आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए हमारे फेवर में कि चलो क्या बात हुई, बहुत सारे लोग आ गए, 8-10 लोग आ गए। फिर वो अपना गाड़ी लेके एकदम से तेजी से निकल गया, सीधे थाने पहुंच गया। फिर हम लोग भी थाने गए। वहां पर जब थाने में पहुंचे तो उस समय पहुंचते पहुंचते 40 से 50 वकील वहां पे आ चुके थे। पूरे थाने को कैप्चर करके रखा हुआ था और धीरे धीरे आते रहे। वहां पे जब हम लोग पहुंचे, पुलिस वाले सारे खड़े और वो सारे लोग पूरे थाने में उन्होंने पूरा थाना कैप्चर कर लिया। सारी चेयर पे वो बैठे हुए थे। महिलाएं हमारे साथ में 1-2 महिलाएं थी, उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला और उनसे बदतमीजी करने लगे। और उसमें जो उनका बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था सुरेश चंद पांडे और महामंत्री कुलदीप मिश्रा जी,
सुरेश चंद्र पांडे लगातार बोल रहे थे, लगातार बोलते जा रहे थे कि नहीं मुकदमा लिखिए और मैं मैडम तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। हम लोग ये कोशिश कर, हम किसी भी इसमें नहीं थे, हमने कहा था भाई कोई बातचीत हो जाए पुलिस वालों से, उन्होंने कहा इंटरफेयर करिए बातचीत हो जाए, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा। उन्होंने वो अंडर प्रेशर में थे, उनके दबाव में थे, और जितना वहाँ भी बदतमीजी करना चाहा उन्होंने। हमारे जो मित्र हैं वकील साहब हैं, उनको भी मारने के लिए प्लान हो रहा था वहाँ पे, उनको भी गाली गलौज, उनको एसएचओ ने अंदर जाके अपने केबिन में बैठाया, नहीं तो उनको भी मारते। महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, एफआईआर जबरदस्ती लिखवाने की कोशिश किया, लिखवाया उन्होंने, तो हमने काउंटर में एफआईआर लिखाया। हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम एफआईआर करें, हमारा इंटेंशन था कि हम बातचीत से उसको सुलझा लें जी। और हमने बिल्कुल सही कंटेंट लिखा जो भी एफआईआर में लिखा। उन्होंने सारे जितने भी फॉल्स एलिगेशन जितने भी लगाए, फॉल्स एलिगेशन अपनी एफआईआर में डाले। SC/ST एक्ट लगाया, लूट का उन्होंने उसमें डलवाया। हम बताइए हम 1520 रुपए का लूट करेंगे? मतलब वो चलिए गाड़ी लड़ी, गाड़ी हमारी डैमेज हुई, वो आगे निकल गए, हम लोग आराम से आ रहे हैं, हमारी कॉलोनी में आकर के रोक करके, उनका क्या इंटेंशन था, किस इंटेंशन से वो आए, बदतमीजी की मेरे साथ की, बेटे के साथ की, मारपीट किया, हस्बैंड को मारा, इसको मारा, गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या तरीका था उनका। जब मैंने बोला आप गाली क्यों दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं तो मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं, हाथ पकड़, हाँ यहीं पे। जी फिर क्या हुआ? उन्होंने जो भी उसमें धाराएं लगाई, एक तो SC/ST एक्ट लगाया। तो SC/ST एक्ट का क्या मतलब होता है जब हम उनको जानते ही नहीं, हम तो जानते भी नहीं वो कौन था वो। और उन्होंने खुद ही बोला, मेरे को बोला तुम पासी साले ये हो, तो ये तो हम जानते नहीं कौन हो, हम गाली तो देते नहीं, हमने तो गाली भी नहीं दिया, हमने तो गाली भी नहीं दिया। मैं तो, मेरे तो लड़के के साथ लगे हुए थे, हम लगे हुए थे कि मैं किसी लोगों को बुला के, तो थाने पे लगातार फिर हमारे बच्चे को भी बहुत सारे उनके जो लोग आए थे, मार देंगे मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्लान हो रहा था कि इसको मार के जाना है। जी जी। जब इसमें मैंने पुलिस को बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे, तो उन्होंने उसको वहां से हटा के ऑफिस में बैठाया। जब मैंने पुलिस से बोला कि ये बोल रहे हैं आपके घर को जला दूंगा सारे वकीलों को बुलवा करके, तो बोले नहीं, मतलब बड़े जैसे हल्के में उसको ले रहे हैं, हम लोगों को दबाने के लिए बहुत हल्के में चीजें ले ली। ऐसा? हाँ। हाँ फिर सर हमने भी अपना जो भी है एप्लीकेशन दे दी, FIR हमने लिखा, जो हमारा जो एक्चुअल था हमने लिख दिया उसमें। ठीक है। एक्चुअल लिख दिया। फिर उन लोगों की तरफ से आते रहे लोग, आते रहे 150-200 लोग हो गए वहाँ पे। जैसे फिल्मों में होता है ना सर, पूरे थाने को कैप्चर कर लेना। जी जी। फर्स्ट टाइम में थाने पुलिस बिल्कुल बैठी हुई, पुलिस कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ वो यही कह रही है कि भाई आप भी FIR कर दीजिए, काउंटर FIR कर दीजिए, वो कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद में फिर मेडिकल का प्रोसेस है, मेडिकल होगा दोनों लोगों का। और मेडिकल सबसे पहले उनको भेजा मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल में वो मेडिकल कराने गए, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हमें भेजा, हम बच्चे को लेके गए। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग गए थे, तो वहां पे मुझे डॉक्टर बता रहा था कि ये यहाँ पे भी वो लोग रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए 25-30 लोग आए थे, जबरदस्ती करने के लिए कि हमको ऐसे रिपोर्ट चाहिए। नहीं, आपने ये सब पूछा, लेकिन ये था कि दोस्तों के पास शराब पिए हैं, वो है नहीं, ड्रंकन है नहीं। अब सर वहाँ पे तो ये था कि हम खुद ही मेडिकल कराने गए थे सर, हम लोग इतना डिस्टर्ब हो और गए। हम लोग के साथ पहली बार ये हादसा हुआ था, तो हम ये सब एक फैमिली आराम से अपने घर आ रही, हम अपनी कॉलोनी में आ गए हैं और हमारे साथ ऐसे कोई अचानक आकर के करेगा स्कॉर्पियो से, तो हम लोग की क्या स्थिति होगी सर। फिर सर वो मेडिकल करा के तकरीबन रात में मुझे लग रहा है 2 बज गया था, क्योंकि ये 4-5 घंटे हो गए थे। तो मैं लेके आ रहा था बच्चे को मेडिकल करा के मैं सिविल हॉस्पिटल से। तो ये जो गवर्नर हाउस के पास चौराहा है, वहाँ पे उसको कांस्टेबल को फोन किया होगा, बोला कि उसको लड़के को उतार लो। लड़के को वहाँ पे दिलकुशा जो फ्लाईओवर है, बोले वहाँ पे लड़के को उतार लो। लड़के को उतार लिया, लड़के को उतार लिया, वो अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हम लोग पीछे चले। फिर वो थाने गए हम लोग। थाने में वहाँ पे इसको उन्होंने
डिटेन कर लिया। और डिटेन करने के बाद वो बोले कि कल जो है, कल एसीपी साहब आएंगे और 10 बजे आप आ जाइएगा, इसको छोड़ देंगे। तो रात में इसको इन्होंने लॉकअप में डाल दिया, जबकि इस तरीके के केस में कोई बात नहीं, कर दिया जी। हाँ, आगे बताइए। ऐसे में उसको भी जाना, उसको भी हाँ, डालना कोई चाहिए। बात नहीं। हाँ, उसको नहीं डाला, एक पार्टी को कर दिया उन्होंने। एक पार्टी को कर दिया। फिर ये रात भर वहां पे रहा, थाने में रहा। हम लोग चले आए घर। सुबह 10 बजे हम लोग गए कि भाई एसीपी साहब आएंगे, लड़के को छोड़ देंगे। 10 बजे से 2 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, गुमराह करते रहे, छोड़ दिया। अभी एसीपी साहब आया नहीं। उसी बीच में इसको लेके वो लोग बोले इसका मेडिकल होगा, लड़के का हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके चले गए। तो हो चुका था पहले। हाँ, फिर लेके गए, अच्छा। सिविल हॉस्पिटल ले गए। बोले कि छोड़ने से पहले हम लोग मेडिकल कराते हैं। फिर पता चला, हम लोग फोन करते रहे एसएचओ को, बात करते रहे कि हम लोग घर चले आए। फिर जब मेडिकल कराने चले गए, बोले वो आप एसीपी कोर्ट चले जाइए। एसीपी कोर्ट वृंदावन सेक्टर 19 या 20 में। उसके बाद भेज दिया जेल सीधे बच्चे को। नहीं सर, फिर हम लोग ये हुआ बताया कि एसीपी कोर्ट से जमानत हो जाएगी। हम लोग एसीपी कोर्ट गए। एसीपी कोर्ट में हम लोग 4-5 बजे तक बैठे रहे। वहाँ क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा बाद। और यहाँ पे थाने, यहाँ का जो चौकी इंचार्ज, हमारा साउथ सिटी चौकी इंचार्ज है धर्मपाल, वो वहाँ थे। उनसे मैंने पूछा भी क्या बात है। बोले वो एसएचओ साहब ने भेजा है कि आप जरा ध्यान रखना है, देख रेख करना। 6 बजे के दरमियान ये इसको बैठा के गाड़ी में, फिर ये बोले कि एसीपी आया नहीं है, हम गोविंदगंज जाएंगे, वहाँ पेपर साइन कराना है। तो हम लोग भी पीछे पीछे गाड़ी से गए और ये लोग आगे बैठा के बच्चे को अपनी गाड़ी में ले गए। पीछे पीछे गए और गोसाईगंज में चौराहे पे एसीपी ऑफिस है और वहाँ के पेशकार है, पहले ही वहाँ पहुँच गए थे मोटरसाइकिल से, पेपर पे साइन करा लिया। वो खड़े थे साइन करा के पेपर पे, और गए। बच्चा हमारा वहाँ उतरा और तुरंत उसको फिर गाड़ी पे बैठाया और चल दिया लेके। अकेले ले गए। उसको बोले ये अब जो है जेल में जाएगा। तो हम लोग भी पीछे पीछे गए, लेकिन जब तक ये उसको जेल के अंदर कर चुके थे। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन लगातार प्रेशर वहां से आ रहा था। नहीं, खाली जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम लोग भेजा जेल? नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा सर। वो तो बात उसके बाद की बताइए ना। उसके बाद में उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनकी सबसे बढ़िया ब्यूटी थी, कुछ बताया नहीं। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले पूरी तरीके से आपके खिलाफ थे, वकीलों के इन्फ्लुएंस में थे? बिल्कुल वकीलों के इन्फ्लुएंस में थे और उनके हिसाब से काम हो रहा था। उनके चेहरे सर वहां पे देखने लायक थे। कैसे वो लोग डरे समय खुद खड़े थे और पूरे कैप्चर किए हुए सारे वकील वहां बैठे हुए थे। एक थाने में पहली बार मैं जिंदगी में गई थी, भगवान न करे किसी को जाना पड़े, और वहां पे जो स्थिति मैंने देखी, जो फिल्मों में जैसे होता है। अब उसको सर जेल में डाल दिया। सैटरडे था उस दिन, नेक्स्ट डे संडे था। फिर मंडे को हमने बेल कराई। फिर मंडे को हमने बेल कराई 3-4 दिन। आप जरा बताइए कि उस पूरे दौरान कैसा महसूस हुआ आपको? पूरे दौरान उस समय डर लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं एकदम अनजान जगह थी और सिर्फ मैं पुलिस वाले मुझे उठाए हुए थे हर जगह। उन लोग के बीच रह के मुझे और डर लग रहा। और वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था अपनी फैमिली से। 3-4 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। संदीप जी, एक बात बताइए। जी सर। इस पूरे मामले को आप हाई कोर्ट में भी ले गए, क्यों? सर हाई कोर्ट में इसलिए ले गए कि हम लोग तो पहले कोशिश कर रहे थे कि हमारी बातचीत हो जाए, उनसे डायलॉग हो जाए। हमने अपने रिसोर्सेज से कोशिश किया, लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। कोर्ट स्ट्राइक की, उनको सबको अरेस्ट करना है। सबको अरेस्ट करने के लिए प्रेशर बनाया प्रशासन पे, इनको अरेस्ट किया जाए। और रेजोल्यूशन पास करने से मुझे लगा कि अब इसमें जो है मुझे राहत नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश कर लिया। फिर जब हमें ये पता चला कि ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके एसपी को फोन कराया इन्होंने कि ये सारे लोग को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट करिए तुरंत। डिस्ट्रिक्ट जज क्या जाकर गए? डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए और डिस्ट्रिक्ट जज ने फोन किया एसपी को, कमिश्नर को। कमिश्नर को फोन किया कि इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, सबको अरेस्ट। ये आपको कैसे जानकारी मिली? वहीं से हमें मिली।
एसीपी ऑफिस। किससे? एसीपी ऑफिस। अच्छा, उनसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा था? एसीपी साहब को मैंने अप्रोच किया तो एसीपी साहब ने बोला भाई हमें गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर है। तब हम सर हाई कोर्ट गए स्टे के लिए, अरेस्ट स्टे के लिए। हमने वहां पे स्टे डाला। 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारे स्टे पे सुनवाई हुआ और उस पर फैसला आया कि अरेस्ट तब तक रोका जाए जब तक वहां से रिपोर्ट नहीं आ जाती। फिर हाई कोर्ट ने, माननीय जज ने उसमें ऑर्डर दिया कि क्योंकि हमने तो सारा डिटेल डाला होता कि थाने को कैप्चर किया था, पुलिस ने कोई कॉपरेट नहीं किया, तो उन्होंने वहां से सीसीटीवी फुटेज को मंगाया। सीसीटीवी फुटेज मंगाने के बाद में उन्होंने 17 जून की डेट दी। 17 जून की डेट दी ना भैया, 17 जून की डेट दी कि अब इस पे सुनवाई होगी। तो अभी हमारा पिछले 31 तारीख को एक ऑर्डर आया है कि फिर से उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और एसपी साहब को ऑर्डर किया है क्योंकि थाने ने कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं दिया है। सीसीटीवी फुटेज पिछले जून 2022 से खराब है वहाँ पे। तो अभी तक सर यही यहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुँचा है और एसीपी साहब भी अभी अपना इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए, जो SC/ST एक्ट के लिए होता है। बड़ी हैरत की बात है कि एक निजी मामले में पूरा वकीलों का एक गिरोह सक्रिय हो जाता है और थाने को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। हालत ये हो जाती है कि जो चाहते हैं वो लिखवा लेते हैं। उस पूरे थाने में क्या हुआ इसका कोई भी प्रमाण पुलिस के पास होते हुए भी पुलिस उनको नहीं देती है। बताया जाता है कि उनके CCTV कैमरे सारे खराब हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये सारे इस थाने में, PGI थाने के सारे कैमरे खराब पड़े हुए हैं तो बाकी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के थानों के CCTV कैमरों की हालत क्या होगी और आम आदमी की इन दिक्कतों का निदान किस तरीके से होगा। सबसे बड़ी बात यह होता है कि वकीलों के इस तरीके के आचरण पर एक आम आदमी कैसे लड़ पाएगा। हालांकि संदीप सिंह ने और उसके परिवार ने इस पूरे मुद्दे को हाई कोर्ट तक पहुंचाया है और हाई कोर्ट ने उस पर कड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। उनसे पूछा है कि ये आपको निजी मामले में होते हुए भी इस बार एसोसिएशन का उससे क्या लेना देना है, कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका हमें बहुत तेजी से और शिद्दत के साथ उसका विरोध करना पड़ेगा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।